हेलो दोस्तों, डिटेल रिव्यू करने वाले हैं हम एक पुराने फंड। 30 इयर्स हिस्ट्री है इस फंड की। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप 8 पॉइंट एनालिसिस डिटेल में हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो जो पहला पॉइंट है, फंड कितना पुराना है। सितंबर 1994 से इंसेप्शन है, तो लॉन्ग टर्म से ये फंड है। अभी कितना एयूएम मैनेज कर रहा है, जो लेटेस्ट डेटा है 16,139 करोड़। और फंड किसको बीट करने की कोशिश करेगा? बेंचमार्क। देखिए, इस चीज पर ध्यान बहुत रखना है। हम कहते हैं, मान लीजिए अगेन एक मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूं। हम कहते हैं कि मेरे फंड ने 15% रिटर्न दिया, ठीक है। अब बेंचमार्क ने मान लीजिए, ठीक है, 10% रिटर्न दिया है और फंड ने 15% दिया है रिटर्न, तो अच्छा ही रिटर्न कहा जाएगा। और सिमिलरली मान लीजिए बेंचमार्क का रिटर्न है -5% और फंड का रिटर्न इवन 0 है या -2 भी है, तो अच्छा कहा जाएगा। तो ऐसा मत समझिए कि कोई भी फंड हो तो मुझे 15, 20, 25% रिटर्न देगा। नो, बेंचमार्क के साथ कंपेयर करिए। देखिए, ऐसा भी हो सकता है, और खासकर हमने स्मॉल कैप में लास्ट ईयर देखा था कि मान लीजिए स्मॉल कैप का रिटर्न जो है अराउंड 35-40 है, लेकिन बेंचमार्क का रिटर्न 45-50। फंड ने अच्छा नहीं किया है, भले ही जरूर दिखे कि 35-40% रिटर्न है, तो बेंचमार्क्स के साथ परफॉर्मेंस जरूर देखिए, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 का है फंड का, और एनएवी अभी अप्रैल 1 को 1,500 है। अब फंड मैनेजर अलग अलग टाइप की कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं। कंपाउंडिंग ग्रोथ आइडियाज, जिन कंपनियों का स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन का जो हिस्ट्री रहा है और मैनेजमेंट स्केल अप कर सकता है, ऐसी कंपनियां। साइक्लिकल कंपनियों को भी रखा जाएगा। अब कुछ सेक्टर साइक्लिकल होते हैं, फॉर एग्जांपल मेटल सेक्टर, ठीक है, तो वैसी कंपनियों को भी पोर्टफोलियो में रखा जाएगा। कॉन्ट्रेरियन कंपनियां अभी अंडर वैल्यूड हो सकती है, अभी टेम्पर स्ट्रॉन्ग कंपनी है लेकिन टेम्पररी तकलीफ से गुजर रही है, तो हो सकता है मार्केट ने उनको अंडर वैल्यू कर दिया हो, तो ये फ्यूचर में एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो उन्हें कॉन्ट्रेरियन आइडियाज जो है वो भी पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। फिर डिसरप्टिव, आजकल कुछ नए स्टार्टअप्स भी आए हैं, बहुतों की लिस्टिंग भी हुई है, वो इनोवेशन कर रहे हैं, डिसरप्शन कर रहे हैं, तो ऐसी कंपनियों को भी पोर्टफोलियो में जो फंड मैनेजर है वो रख सकते हैं दोस्तों। अब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। यहां पर 65% तो इक्विटीज किसी भी फंड मैनेजर को रखना ही है। अब कोई फंड मैनेजर 90% भी इक्विटी रख सकता है, 95। अब फंड मैनेजर टू फंड मैनेजर डिपेंड कर सकता है, लेकिन यहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। या फंड मैनेजर अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकता है। और ये क्यों इंटरेस्टिंग हो जाता है, मान लीजिए कोई एक लार्ज कैप फंड है, तो फंड मैनेजर को 80% से ज्यादा लार्ज कैप रखना ही है, ठीक है। लेकिन यहां पर फंड मैनेजर्स यहां पर अपने हिसाब से पोर्टफोलियो बना सकते हैं, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है क्या, अक्रॉस मार्केट कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का। तो इसीलिए यहां पर हर फंड डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं 10 फ्लेक्सी कैप फंड को मैं लेता हूं, तो किसी ने X% लार्ज कैप रखा हो, तो किसी ने Y% लार्ज कैप रखा हो, ठीक है। तो वो डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजी हमको देखने को मिलेगी, तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी हो जाती है। बट यस, एक चीज समझना भी है कि ये कंट्रोल बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। आज मान लीजिए आपको लार्ज कैप में कंफर्ट है, फॉर एग्जांपल फंड मैनेजर भी आज लार्ज कैप ले रहे हैं, लेकिन मान लीजिए मार्केट सिचुएशन अलग हुई, एक साल के बाद फंड मैनेजर मिड कैप की तरफ ज्यादा पॉजिटिव हो गया या स्मॉल कैप की तरफ ज्यादा पॉजिटिव हो गया, लेकिन आप लार्ज कैप की तरफ ही हैं, तो आपका जो कंट्रोल है वो बहुत ही कम रहेगा। फंड मैनेजर डायनामिकली, एक्टिवली जो भी पोर्टफोलियो है उसको चेंज करते रहेंगे। अभी मैं अगेन फ्लेक्सी कैप जो फंड है फ्रैंकलिन इंडिया, उस पर आते हैं। जो टीम है वो बहुत पुरानी। यहां पर जो मेन है मिस्टर जानकी रमन, 2011 से फंड को मैनेज कर रहे हैं, एक रेस्पेक्टेड नाम है इंडस्ट्री में, और अल्फा उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। और फिर राजसा जी है, मिस्टर संदीप है, वो सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। अब फंड की अगर हम बात करें तो कौन सी टॉप 10 कंपनीज है जिसका वेट सबसे ज्यादा है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, देखिए एक का वेट 9% से ज्यादा, एक का 8% से ज्यादा। फिर भारतीय एयरटेल थोड़ा ट्रिम हुआ है, लेकिन स्टिल पोर्टफोलियो में 5% का वेट है। फिर इन्फोसिस, लार्सन एंड टूब्रो, एक्सिस बैंक थोड़ा सा ऐड किया है उन्होंने, एचसीएल टेक, फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स ट्रिम किया है, लेकिन स्टिल 2.75% का वेटेज है। जोमेटो, अगेन जो हम डिसरप्टिव बिजनेस की बात कर रहे थे, तो उनको जगह दी है। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये टॉप 10 नाम है। पोर्टफोलियो अगेन ये जनवरी का डेटा है। अब जैसे मैंने कहा कि फ्लेक्सी कैप में अलग अलग फंड मैनेजर के अलग अलग थॉट प्रोसेस हो सकता है, तो यहां पर जो फंड मैनेजर है वो थोड़ा लार्ज कैप बायस्ड है, वो देखने को मिल रहा है। अब कैटेगरी की अगर हम बात करें एवरेज में, तो 58, 60, 62% लार्ज कैप रखते हैं, ठीक है। अगर हम सब कैटेगरी के अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ा लार्ज कैप की तरफ ये फंड थोड़ा ज्यादा, आप कह सकते हैं झुकाव थोड़ा ज्यादा है। मिड कैप 17%, स्मॉल कैप 9%, ठीक है। अब पोर्टफोलियो में और ज्यादा डिस्कस करते हैं। 8 स्टॉक्स है, कैश लेवल 4.4% है, टर्नओवर कम है 26.6, मतलब फंड मैनेजर कंपनी को रख रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में वो रख रहे हैं। और लास्ट 1 ईयर में, जनवरी 24 से 25 में, उन्होंने कुछ सेक्टर पे बेट थोड़ा ज्यादा लिया है, मतलब अपना वेट बढ़ाया है। दैट मीन्स जैसे फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हेल्थ केयर, तो ये सब सेक्टर्स में फंड मैनेजर ने जो कंपनियां ली है वहां पर और ज्यादा बाइंग की है, ठीक है। अब
अगर हम फरवरी की बात करें तो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो उन्होंने ऐड किया है, जैसे ग्रासिम, अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, टाटा पावर, गेल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स, इनको ऐड किया है। एग्जिट एसआरएफ से किया है और ट्रिम किया है और बिल्कुल लो वेट कर दिया है कुछ कंपनियों में, जैसे नैरोलैक, आईओसी, एसकेएफ, टीम लीज। तो ये देखिए डायनामिक होता है। लेट से 2 महीने के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको कुछ नए नाम ऐड होते हुए दिखेंगे, कुछ नाम में ट्रिम करते हुए मिलेंगे। तो ये डायनामिकली फंड मैनेजर चेंज करते रहते हैं। 6 महीने बाद अगर हम देखेंगे ये डेटा भी थोड़ा चेंज हो गया रहेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट्स के हिसाब से फंड मैनेजर अपना थॉट प्रोसेस चेंज करते रहते हैं। तो ये फ्लेक्सी कैप में आपको रहता है। अब परफॉर्मेंस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम थोड़ा यूनिक अप्रोच लेते हैं यहाँ पर। रोलिंग रिटर्न पर हम लोग डिपेंड करते हैं क्योंकि इससे हमको लॉन्ग टर्म का कैसा पॉसिबिलिटी रहा है पास्ट में रिटर्न का, वो हमको पता चलता है। जैसे 2010 अप्रैल से मैंने डेटा लिया है 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न। तो इससे क्या हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए कितना आ गया है, 4381। 3 साल के कितने सारे टाइम हो सकते हैं यहां पर। अब इसका फायदा क्या होता है, अगर मैं कहूं कि 3 साल का रिटर्न, तो मान लीजिए अप्रैल 1 2025 अभी चल रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए अप्रैल 2022 से अप्रैल 2025, तो हम कहेंगे कि चलिए 3 साल का रिटर्न। लेकिन वो एक डेटा पॉइंट आया और मान लीजिए फंड ने बीट किया है तो उस पर मैं कुछ डिसीजन ले लूंगा। लेकिन यहां पर हमारे पास 4000 से ज्यादा डेटा पॉइंट है 2010 से, तो अब इसमें 12% से ज्यादा बीट करने की, कितनी बार उन्होंने बीट किया है, 64% टाइम। लेकिन 3 साल इन्वेस्ट करने के बाद क्या नेगेटिव रिटर्न की भी पॉसिबिलिटी रही है, तो ये वो भी रही है 4.75%, बट स्टिल क्लोज टू 95% टाइम फंड ने पॉजिटिव रिटर्न यहां पर दिया हुआ है। जितना ज्यादा आप टाइम देंगे पॉजिटिव रिटर्न का पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है। तो देखिए 3 ईयर को मैंने 7 ईयर कर दिया, तो 12% की देखिए यहां पर पॉसिबिलिटी 86.89, 87% हो गया। क्या 7 साल इन्वेस्ट किया 0% रिटर्न रहा है, नहीं रहा है दोस्तों। मीडियन रिटर्न क्लोज टू 14% रहा है, मैक्सिमम 17.78% और मिनिमम रिटर्न 7 साल में 7.14% रहा है। तो ये देखिए डायनामिक डेटा है, ये एफडी नहीं है, ठीक है, जहां पर आपको पता है कि हाँ मुझे 7% रिटर्न मिलेगा ही। नो, यहां चेंज हो सकता है, मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से जो रिटर्न्स हैं वो मिल सकते हैं। तो ये अब पोर्टफोलियो रिस्क और वोलेटिलिटी पर बात करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप देखेंगे कम है, 13.56 है, जो कि ये बताता है कि कम वोलेटाइल है। शार्प रेशियो ज्यादा होना चाहिए, मतलब फंड रिस्क ले रहा है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उसका ज्यादा है, 0.61, यहाँ 0.74, तो शार्प रेशियो यहाँ पर ज्यादा है। अगेन ये एक पॉजिटिव है। अल्फा क्रिएट कर रहा है, एक्स्ट्रा रिटर्न 3.75%, तो रिस्क वोलेटिलिटी में फंड स्कोर कर रहा है। अब लास्ट में की इनसाइट्स फंड को लेकर 1 ईयर का अगर हम डेटा देखें, पॉइंट टू पॉइंट डेटा देखते हैं, तो बेंचमार्क को बीट कर रहा है। 5 ईयर में भी बेंचमार्क को बीट कर रहा है, इंसेप्शन से भी कर रहा है। यहां पर अगर हम फ्रैंकलिन की बात करें तो 6th लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट एसेट मैनेजर है पूरी दुनिया में। ये 2024 मार्च का डेटा। यस, थोड़ा डेट फंड को लेकर थोड़े चैलेंजेस 2020-21 में रहे थे, लेकिन वो डेट फंड में रहे थे, तो उसका ये जो इक्विटी फंड है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम सिर्फ फंड हाउस की बात करें तो 15th लार्जेस्ट फंड हाउस है, 1.1 लाख करोड़ मैनेज करता है। ये दिसंबर एंड का डेटा है। फंड जो टीम है वो एक्सपीरियंस्ड है। मिस्टर जानकी रमन का होना एक स्टेबिलिटी दर्शाता है। अब की वही है कि फ्यूचर में भी स्टेबिलिटी रहे पोर्टफोलियो में, और वो आने वाले टाइम में नए नए डेटा आएंगे तो पता चलेगा। बट फिलहाल स्टेबल डेटा देखने को मिल रहे हैं। आने वाले टाइम में भी हमारी बेस्ट विशेष रहेगी कि ऐसा ही स्टेबिलिटी रहे। अब आपकी और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इस कैटेगरी में बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं। मान लीजिए 15 फंड्स हैं तो 15 फंड मैनेजर्स हैं, टीम अलग है, स्ट्रेटेजी भी अलग है, ठीक है। जैसे यहां पर क्या स्ट्रेटेजी हमको देखने को मिली, लार्ज कैप फोकस्ड। कोई दूसरा फंड हो सकता है मे बी लार्ज कैप थोड़ा कम वेट हो, 50-55% लार्ज कैप, और ऐसे कुछ फंड्स है भी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब चूंकि फ्लेक्सी कैप है तो ऐसा मेरा मानना है कि अगर आपका कोई 5 ईयर का गोल है और मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, थोड़ा हाई रिस्क एपिटाइट है, तो कोर पोर्टफोलियो का पार्ट भी कोई भी फ्लेक्सी कैप हो सकता है। अब देखिए, मान लीजिए अगेन हाइपोथेटिकली आपका कोई 2 साल के बाद का गोल है, ठीक है, और क्या उसके लिए फ्लेक्सी कैप फंड सही है? मे बी नो। उसके लिए मे बी आप इक्विटी सेविंग्स या फिर मे बी डेट फंड्स, वो ज्यादा आपको वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है। तो इसीलिए शॉर्ट होराइजन है तो मे बी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आपके लिए नहीं है। रेगुलर आप एनएवी चेक करते हैं तो भी नहीं है। कंजर्वेटिव अप्रोच, आप रिस्क कम लेना है तो भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी नहीं है। तो यहां पर अगर कोर पोर्टफोलियो में आप कब रख सकते हो, कोर पोर्टफोलियो मतलब आपने वेटेज थोड़ा ज्यादा रखा है, अपने पोर्टफोलियो का 10, 15, 20, 25% तक वेटेज रखा है। कोर पोर्टफोलियो कब रख सकते हो? जब आप थोड़ा हाई रिस्क और मिनिमम 5-10 ईयर का व्यू ले रहे हो दोस्तों। तो ये एक चीज समझनी है, इसीलिए गोल्स पर फोकस करिए। और हर फंड, हर कैटेगरी किसी भी इन्वेस्टर के लिए सही नहीं हो सकती। किसी इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल स्मॉल कैप सही या लॉजिकल रहे, और किसी के लिए हो सकता है डेट फंड लॉजिकल रहे। तो हर इन्वेस्टर अलग है, सबका रिस्क एपिटाइट, गोल, एसेट एलोकेशन यहाँ पर डिफरेंट है, और
चूंकि गोल की बात चल रही है तो यहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूँ और एमफी रजिस्टर्ड एमएफडी हूँ। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। पास्ट में मैं बैंकर और एक्स वेल्थ मैनेजर रह चुका हूं। तो हम यहां पर एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं, जहां पर आपके भविष्य के गोल्स को लेकर जो भी म्यूचुअल फंड रिलेटेड जो गोल्स होंगे, गोल्स क्या हो सकते हैं, मान लीजिए बच्चों के एजुकेशन हो सकता है, या आपका रिटायरमेंट हो सकता है, या मान लीजिए 3 साल के बाद आपको फॉरेन वेकेशन में जाना है, या 2 साल के बाद कार खरीदनी। तो इन गोल्स तक आप कैसे रीच कर सके उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन हम प्लान कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को देख सकते हैं, गूगल फॉर्म की लिंक है। गूगल फॉर्म की लिंक सिंपल है, आप फिलअप करेंगे और हम डिस्कशन प्लान कर सकते हैं। अभी और पास्ट में बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने मैनेज किया है, गोल बेस्ड गाइडेंस को लेकर उनको गाइडेंस जो है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों। जो क्लाइंट्स हैं उनका रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू होता है, एग्जीक्यूशन सपोर्ट, मॉनिटरिंग, एसेट एलोकेशन सपोर्ट उनको मिलता रहता है दोस्तों। तो अगर आप सीरियस हैं कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए म्यूचुअल फंड्स के जरिए किस तरीके से आप वेल्थ क्रिएट कर सके, या बच्चों का एजुकेशन के लिए किस तरीके से आप प्लान कर सके, तो हम डिस्कशन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी उस डिस्कशन से, और इस वीडियो से भी आपको वैल्यू जरूर मिली होगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।